घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे सुंदरगढ़ गांव में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। लगातार पानी बरसने के कारण गांव के रास्ते तालाब बन चुके थे। श्याम अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो एक बेहद सीधा और मेहनती इंसान था। पिछले पूरे हफ्ते से काम बंद होने के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। दोनों पति पत्नी घर की चौखट पर बैठकर सिर्फ बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। जानकी, मुझे नहीं लगता ये मौसम सुधरेगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। खेतों में खड़ी फसलें सड़ने लगी हैं, छत से पानी टपक रहा है और दीवारें भी सीलन से गीली हो गई हैं। लगता है अब इस तूफान में ही बाहर निकलकर मजदूरी ढूंढनी होगी, वरना घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आप फिक्र मत कीजिए जी, रात होने आई है, अब सो जाइए, कल सुबह देखा जाएगा। अगली सुबह थामने का नाम न लेती बारिश में भीगते हुए रघु गांव के सबसे रसूखदार जमींदार चौधरी भूपेंद्र सिंह की हवेली पर ताम मांगने पहुंचा। अरे रघु, इतनी भयंकर आंधी बारिश में सुबह सुबह मेरी हवेली पर क्या कर रहा है? चौधरी साहब, मुझे पता चला है कि आपके अनाज गोदाम में बोरियां चढ़ाने के लिए मजदूरों की जरूरत है। मुझे काम पर रख लीजिए, मैं बहुत लगन से काम करूंगा। तुझसे तो पूरा सुंदरगढ़ गांव कतराता है। लोग कहते हैं तू अभागा है। जब से होश संभाला है तेरा कोई सगा संबंधी नहीं मिला। मैं भला तुझे काम पर क्यों रखूं? मालिक, ऐसा मत कहिए। ये तो मुझे भी नहीं पता कि लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, पर मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, रख लेता हूं, पर याद रहे इस बारिश का बहाना बनाकर छुट्टी मत मांगना। आज से ही गोदाम पहुंचो। रघु हिम्मत करके तेज तूफान और सर्द हवाओं को झेलते हुए गोदाम पहुंचा। लेकिन वहां कदम रखते ही दूसरे मजदूरों ने उसे देखकर फुसफुसाना और ताने मारना शुरू कर दिया। लो, ये मनहूस यहाँ भी आ गया। आज का दिन ही खराब होना है। भाई, आप सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सही तो कह रहे हैं सब। तू है ही मनहूस, तभी तो इस दुनिया में तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपना भाई बहन नहीं, अनाथ कहीं का। ये सुनते ही रघु के चेहरे की बची कुची मुस्कान भी गायब हो गई। वो चुपचाप बिना कुछ बोले भारी बोरियां उठाने लगा। शाम को रघु मजदूरी के कुछ भीगे हुए नोट लेकर थका हारा घर लौटा। जानकी, ये लो आज की मजदूरी। बारिश में भीग कर आया हूं ना, इसलिए कपड़े और पैसे दोनों भीग गए। इन्हें दूसरे कमरे में सूखने के लिए रख दो। जानकी पैसे रखकर वापस आई तो रघु को बहुत उदास पाया। उसकी आवाज में अकेलेपन का दर्द साफ झलक रहा था। जानकी, मुझे पता है लोग मेरी वजह से तुम्हें भी ताने देते होंगे कि तुमने एक अनाथ से शादी की है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, मैं लोगों की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देती। आप ज्यादा सोचकर अपनी तबीयत मत खराब कीजिए, सो जाइए, कल काम पर भी जाना है। अगली सुबह कुदरत का कहर और बढ़ गया। तभी अचानक दूसरे कमरे से जानकी के चीखने की आवाज आई। हे भगवान, हाय राम, ये क्या हो गया? क्या हुआ जानकी, सब ठीक तो है ना? ये देखिए, छत से पानी सीधे उसी जगह टपका जहाँ पैसे रखे थे। सारे नोट गलकर फट गए। हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। रघु का दिल बैठ गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो दोबारा भीगते हुए गोदाम पहुंचा। देर से पहुंचने के कारण मजदूर फिर ताने मारने लगे। क्यों रे रघु, खुद को यहाँ का राजा समझ लिया है क्या? जब मर्जी तब आ रहा है। अरे भाई, मैंने जानबूझ के देरी नहीं की भाई, मेरे घर में कुछ परेशानी आ गई थी। तेरी ये जुर्रत, तू हमसे जुबान लड़ा रहा है?
अभी चौधरी साहब से कहकर तुझे नौकरी से निकलवाते हैं। इतने कठोर मत बनिए, मुझसे भूल हुई तो माफ कर दीजिए, पर आखिर आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? रघु के बार बार पूछने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। शाम को रघु ने आज की मजदूरी के पैसे बहुत संभाल कर रखे। जब वो लौट रहा था तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक संभ्रांत पति पत्नी का जोड़ा खड़ा था। तूफान तेज हो रहा था। अरे भाई, बारिश बहुत तेज है और तूफान आने वाला है। ऐसे में खुले पेड़ के नीचे रुकना सही नहीं है। जानता हूँ भाई, पर इस अनजान सुंदरगढ़ गांव में हमारे रुकने का कोई ठिकाना नहीं है। हम यहाँ फंस गए हैं। हाँ भैया, हम तो यहाँ घूमने आए थे पर रास्ता भटक गए। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे गरीब खाने में चल सकते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। इसमें परेशानी कैसी? इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। चलिए मेरे साथ। रघु जब उन्हें घर लाया तो जानकी पहले थोड़ा झिझकी, पर मेहमानों की बात सुनकर वो बेहद खुश हो गई। उनके घर पहली बार कोई मेहमान आया था। हमारे घर मेहमान आए हैं। आज तो मैं रसोई में जाकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी। जानकी ने बहुत आदर सत्कार के साथ गर्मा गर्म खाना परोसा। चारों ने मिलकर हंसते खेलते खाना खाया। अरे वाह भाभी, आपके हाथ के भोजन में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। आप दोनों अनजान लोगों के लिए जो कर रहे हैं वो कोई फरिश्ता ही कर सकता है। भाई, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। बातों बातों में देर रात हो गई और चारों वहीं सो गए। देर से सोने के कारण अगली सुबह रघु की आंख देर से खुली। वो हड़बड़ी में गोदाम भागा। सोमेश ने मदद के लिए साथ चलने की जिद की तो रघु उसे भी साथ ले गया। वह काम करते समय दो मजदूरों ने सोमेश को देखा। अरे रघु, ये ठाट बाट वाला आदमी कौन है तेरे साथ? ये मेरे घर आए मेहमान हैं। मेहमान? और तेरे घर? मूर्ख मत बना हमें। इतने सालों में तेरे घर कोई झांकने तक नहीं आया। भूल मत, तू एक अनाथ है जिसका कोई सगा संबंधी नहीं है। मजदूरों की तीखी बातें सुनकर रघु का चेहरा मुरझा गया। सोमेश को रघु पर बहुत दया आई। एक दिन रघु को तेज बुखार था क्योंकि वो रोज बारिश में भीगता था। तबीयत खराब होने के कारण गोदाम में काम करते समय अचानक उसके हाथ से अनाज की भारी बोरी छूट गई और सारा अनाज कीचड़ और पानी में गिरकर बर्बाद हो गया। चल चल, आज तो तुझे नौकरी से निकालवा कर ही रहेंगे। चौधरी साहब का कितना नुकसान कर दिया। गुस्से में मजदूर उसे सीधे चौधरी साहब की हवेली ले गए। चौधरी साहब, इस अभागे रघु ने आपका भारी नुकसान कर दिया। अनाज की बोरी पानी में गिरा दी। तेरा ध्यान कहाँ रहता है रघु? मैंने कहा था ना कि मुझे नुकसान बर्दाश्त नहीं है। अब तुझे इस एक बोरी के बदले 3 बोरी अनाज की भरपाई करनी होगी। मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ। पूरे महीने काम करूंगा तो भी 3 बोरी के पैसे नहीं जुटा पाऊंगा। दया कीजिए। ये तुम्हारी समस्या है। जब तक 3 गुना भरपाई के पैसे नहीं लाते, गोदाम की तरफ मुड़कर मत देखना। भागो यहां से। रघु रोते हुए घर लौटा और जानकी को सब बताया। दोनों अपनी किस्मत पर रो रहे थे। तभी दूसरे कमरे से सोमेश और वंदना बाहर आए। वंदना ने सारी बातें सुन ली थी। ये लो रघु भाई, अब तुम्हें इस जालिम चौधरी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। सोमेश भाई, इतने सारे पैसे?
आखिर तुम हो कौन? तुमने तो कहा था तुम रास्ता भटक गए हो। रघु भाई, मैं शहर का बहुत बड़ा तपड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। बस कमी थी तो सच्चे रिश्तों की। हमें डर था कि हमारी अमीरी जानकर तुम हमें अपनाओगे नहीं, इसलिए हमने पहचान छुपाई थी। रघु ने वे पैसे ले जाकर चौधरी के मुंह पर मारे और हमेशा के लिए नौकरी छोड़ दी। अगले दिन सोमेश और वंदना शहर लौट रहे थे तो जानकी रघु के लिए एक नया कुर्ता लेकर आई। जैसे ही रघु कुर्ता बदलने लगा, सोमेश की नजर रघु की पीठ पर बने एक त्रिशूल के आकार के जन्मजात निशान पर पड़ी। रघु, ये तुम्हारी पीठ पर निशान कैसा है? भैया ये तो मेरे बचपन से ही है, जन्मजात निशान है। रघु, तुम मेरे खोए हुए बड़े भाई हो। बचपन में मेले में तुम हमसे बिछड़ गए थे। माँ ने मुझे हमेशा इस निशान के बारे में बताया था। इसका मतलब मेरा भी एक परिवार है, मैं अनाथ नहीं हूँ। हाँ भाई, इसीलिए अजनबी होने के बाद भी हमारा दिल एक दूसरे की तरफ खिंचा चला आया। बरसों बाद दो बिछड़े भाई मिल चुके थे। अब रघु अनाथ नहीं था, उसके पास एक बड़ा और समृद्ध परिवार था। रघु और जानकी भी सोमेश के साथ शहर चले गए और सब मिलकर सुख चैन से रहने लगे। रघु की किस्मत ऐसी बदली कि वो गांव के चौधरी से भी ज्यादा अमीर और सम्मानित इंसान बन गया। तो दोस्तों, कुदरत का खेल बड़ा निराला होता है। जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी इंसानियत नहीं खोता और दूसरों की निस्वार्थ मदद करता है, किस्मत एक दिन उसका दामन खुशियों से जरूर भर देती है।